हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र के लिए रिवीजन सीरीज़ जिसमें हम क्लास नंबर 11 लेके आए हैं। और मैंने सोचा था आज की क्लास में मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, बट मैंने देखा अभी आपका एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, और प्रीवियस ईयर में वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, और पूछा भी जाता है। और जनरली हम ऐसे टॉपिक्स को छोड़ जाते हैं और 1 मार्क्स को राम भरोसे हम कर जाते हैं ना। तो आपसे ही कहूँगा कि ऐसे टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए जो हमें 1 मार्क्स, ज़्यादा डीप में ना पढ़ के, ऊपर ऊपर का आइडिया भी है, उससे हमें 1 मार्क्स ये टॉपिक दे के जाता है, ठीक है ना। तो इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से जो है तैयार करना है। बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। एग्ज़ाम में एक ही हफ्ता रह गया और थोड़ी सी तैयारी को बूस्ट अप भी कीजिए, ठीक है। बाकी यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट जिसमें बीएससी 11 पद भी हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस में वैकेंसीज़ थी, और यूकेपीएससी हायर एजुकेशन में भी जो वैकेंसीज़ आई थी उसमें केमिस्ट्री के लिए हमारा बैच रनिंग है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट बीएससी लैब असिस्टेंट वाला पद है उसकी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं। बट काफ़ी बच्चे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह देना चाहते हैं, ठीक है, मिनिमम उनको टेस्ट सीरीज़ दी जाएंगी, 10 टेस्ट सीरीज़ हम उनकी कराएंगे, ठीक है, एज़ पर एग्ज़ाम। मैंने बताया था वो बैच मात्र 99 रुपीज़ में है। और उसके अलावा जो हायर एजुकेशन जिसमें पूरा सिलेबस अलग है, उसमें 100 नंबर का जीएस अलग आना है और 200 नंबर का केमिस्ट्री अलग आना है, सिलेबस वहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसका बैच मात्र 299 रुपीज़ में, मैंने आपको कहा था बहुत ही कम प्राइसेस पे आपको बैच ला के देंगे और बहुत इफ़ेक्टिव ये बैच होंगे। और मैं पहले ही नहीं कहूँगा कि भाई देखो जो पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा, आप खुद एग्ज़ाम दीजिएगा, देखिएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में आपका लैब असिस्टेंट एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है, आप उसमें भी ज़रा देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमारी अप्रोच होती है, ठीक है। बाकी हेल्प सभी को करेगा। और बाकी दिवाली पे हालांकि मैंने आपको पहले से ही कहा भी था कि अगर आप दोनों ही बैच को परचेज़ करते हैं तो उसमें 50 रुपीज़ का ऑफ आपको मिल जाता है। अगर आप इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करेंगे तो 299 और 99 है, अदरवाइज़ आप दोनों बैच एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उसमें 50 रुपीज़ का और डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। बहुत बेनिफिट बैच रहेगा। हाँ, जो ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यूकेपीएससी जो लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन वाला जो पद है, इसके लिए जो हमने बैच निकाला है, ठीक है, ये बैच केवल रिकॉर्डेड है। बाकी डाउट्स आपके क्लियर करा करूँगा, जब भी आपके डाउट होंगे आप ग्रुप में जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं, उसमें डाउट वगैरह आपके सब क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। देखो उस एग्ज़ाम को डिफरेंट अप्रोच से करना है क्योंकि वहाँ हमें जो है प्रैक्टिकल जो 11th-12th में कराए जाते हैं उसकी नॉलेज भी गेन करनी है, क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसकी भी तैयारी करनी है, इसलिए थोड़ा सा ये बैच वहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, और अब मैं आपको जो है आज की क्लास की ओर ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जनरल साइंस का भी यह टॉपिक बनता है, प्लस ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री पोर्शन में भी पूछा जा सकता है, पूरे चांस है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिसमें ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, इनके बारे में दिया है, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूँ ड्रग्स की, ठीक है, तो जनरली ड्रग्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये साइकोट्रोपिक जो हैं, हम एजेंट्स ऐसे कुछ ले रहे हैं ना जो दिमाग में कुछ लोचा कर सकते हैं। पर ड्रग जो है वो मेडिसिन की तरह भी यूज़ करी जाती है। जनरली ड्रग ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका लोअर मॉलिकुलर मास होता है। और आई एम सॉरी, आज मुझे लगता है थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस होगा। रीज़न ये नहीं है कि दिवाली है, रीज़न ये है कि दिवाली पे मेरे लैपटॉप ने मुझे गिफ्ट दे दिया, और जनरली मेरा लैपटॉप कल रात पता नहीं कैसे उसका सॉफ्टवेयर वगैरह पूरा उड़ चुका है, और इसलिए आज मुझे जो है ये क्लास मोबाइल के थ्रू लेनी पड़ रही है, ठीक है। और मोबाइल के लिए जनरली मेरे पास अभी डिवाइसेस नहीं है, और मेरे मोबाइल पे जनरली जो आपका माइक वगैरह होता है वो जनरली कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो पाता है, तो थोड़ी सी समस्या है, साउंड वगैरह अगर प्रॉब्लम आएगा प्लीज़ इग्नोर कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता था कि एक दिन क्लास और स्किप करूँ, ठीक है, और नंबर दे के जाएगा, ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो ड्रग ऐसे केमिकल होते हैं जिनका मॉलिकुलर मास बहुत कम होता है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी ड्रग को जनरली समझ सकते हैं, ऐसे ही चीज़ें है ना जो जनरली लाइफ सेवियर की तरह भी काम की जा सकती हैं अगर उनको आप कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है। और ये जो है इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, दे इंटरेक्ट विद
मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। क्या ये ऐसी डेफिनेशन कुछ पूछता है? नहीं पूछता है, जस्ट ये मैं इंट्रोडक्शन के लिए ये सारी बात लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जब ये मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये कुछ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, और वही बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस को हम नोट करते हैं और देखते हैं उस ड्रग का क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है, ठीक है। और मैंने बताया उन रेस्पॉन्स को हम देखेंगे और देखेंगे क्या उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे होगा, जिसको हम थेराप्यूटिक इफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। कैसा कैसा उस ड्रग का जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट पड़ेगा, कैसी कैसी वो थेरेपी हमारी बॉडी को दे रहा है, ठीक है। उसी से हम क्या करते हैं, देखते हैं भाई ये ड्रग इस काम आ रहा है, ये ड्रग इस काम आ रहा है, और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो बीमारियां हैं उसको डायग्नाइज करते हैं, ठीक है, उसको डायग्नोस करते हैं और उस डायग्नोस से हम पता लगाते हैं कि क्या भैया ये प्रिवेंशन कर सकता है, ठीक है, मतलब कैसे यह बचा सकता है, और क्या यह क्योर कर सकता है, ठीक है, क्योर कर सकता है, या फिर क्या यह ट्रीटमेंट कर सकता है। ये जनरली ड्रग का काम होता है। पर जनरली ड्रग हमारे दिमाग में ही आता है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ जो नशीले पदार्थ है वो ड्रग हमारे दिमाग में आता है। बट मैं आपको ड्रग की सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जनरली स्मॉलर मोलर के मास के ये मॉलिक्यूल होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल से, फिर देखते हैं कि बॉडी में उसका क्या रिस्पॉन्स हुआ, किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए काम आ सकता है, ठीक है, उसी से हम मेडिसिन बनाते हैं। और इन्हीं मेडिसिन्स को आपको ध्यान में भी रखना है कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं ड्रग से हमने बनाया प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। वैसे सभी को पता है प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो खाने को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं कि भाई हमें कोई भी खाना है, टू कीप, मैं लिख देता हूँ, टू कीप फूड मटेरियल, है ना, टू कीप फूड मटेरियल, खाना वगैरह जो भी है उसको लंबे समय तक आपको प्रिजर्व करना है, मटेरियल फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो खाने को अगर लंबे समय तक आपको चलाना है तो आप क्या लेते हैं, आप प्रिजर्वेटिव उसमें डालते हैं। और सबसे बेस्ट प्रिजर्वेटिव, ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है कि इनमें से कौन फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, ये है बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ये जनरल साइंस के लिए भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव आप सभी जानते हैं और क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक प्रिजर्वेटिव है। ये एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन है ना, मतलब नंबर पूरा देखे जाते हैं और कई बार हम इनको बस नेग्लेक्ट कर देते हैं और वो नेग्लेक्ट करना ही हमारे लिए कई बार दिक्कत हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही और ड्रग्स याद कीजिए इनको, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है। और जिन्होंने कभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी है और इंग्लिश उसमें तैयार करा होगा तो पायर वर्ड जो है ना, ये जो पायर वर्ड है, पायर मतलब फायर, ये फायर से जुड़ा है, हाई टेम्परेचर, इससे ये जुड़ा है ना, फायर हाई टेम्परेचर से इसको ध्यान में कर सकते हो। तो एंटीपायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को बहुत हाई फीवर होता है तो उसके फीवर को, देखो पायर मतलब बताया ना, हाई फायर हाई टेम्परेचर, तो किसी का हाई टेम्परेचर, एंटी मतलब उसका उल्टा काम करे, उसके हाई टेम्परेचर को लो करने का काम करे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इंग्लिश में कुछ रूट वर्ड होते हैं तो पायर मतलब फायर होता है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टू लोअर द टेम्परेचर, ठीक है। बाकी देखो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, बीएससी वगैरह कर रहे हैं, वो तो ये सारी चीज़ें जानते हैं। बट थोड़ा सा जो बच्चे फिजिक्स से चले गए हैं ना, या फिर किसी कारणवश जो है केमिस्ट्री कंटिन्यू कर पाए, तो उनके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में इसको समझाना चाह रहा हूँ और इनको नोट कर लीजिएगा। तो एंटीपायरेटिक्स क्या है, टू लोअर द टेम्परेचर इन हाई फीवर, अगर मान लो किसी को हाई फीवर है उसका टेम्परेचर कम करना है, ठीक है। और इसमें आपने कुछ दवाइयों के नाम सुने भी होंगे, इनको थोड़ा सा अगर दिमाग में रख सकते हैं अच्छी बात है, ठीक है। जैसे एस्पिरिन, याद है हमने ये बनाना भी सीखा था, ठीक। तो एस्पिरिन, अच्छा मुझे आप बताएंगे एस्पिरिन का केमिकल नेम, ये तो इसका कॉमन नेम लिख दिया, आईयूपीएसी नेम आप मुझे इसका बताएंगे, ठीक है। और भी सुना होगा जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, ठीक है। ये जो आपके ये दवाई भी आती हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, है ना, ये सब दवाइयाँ हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बायो वाले बच्चे इसको थोड़ा और बेहतर से जानते होंगे, ठीक। चलिए आगे हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको एनाजेल्सिक कहा जाता है, ठीक है, एनाजेल्सिक। और ये वर्ड हम बहुत कॉमन है, एड्स वगैरह में भी हम इसको देखते हैं, ठीक। मान लो कहीं पे हमने, मान लो क्रिकेटर है, गेम खेल रहा है ना, उंगली पे चोट आ गई, कहीं पे ज़्यादा जोर से बॉल लग गई, या फिर कई बार रप्चर हो जाता है बॉडी में, ठीक। तो उससे क्या होता है, पेन, तो पेन को रिलीव कराना है ना, टू रिलीव
फ्रॉम पेन। तो पेन से, अगर दर्द से मुक्त कराना है तो हम क्या लेते हैं, एनाजेल्सिक लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हिंदी में अगर ये लिखा आता है, एक बार क्वेश्चन को ना हिंदी इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे हिंदी में जरूर पढ़ लें। कई बार ऐसा होता है हिंदी में जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे हमें चाहिए होता है। जैसे मान लो वहाँ लिखा होगा दर्द से राहत के लिए कौन सी इसमें से दवाई लेते हैं, ठीक है, एनाजेल्सिक को जो भी हिंदी में कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दर्द से ही रिलेटेड वर्ड होगा, ठीक है। तो टू रिलीव पेन, और इसमें अगर आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, कॉमन एग्जाम्पल कर सकते हो तो, नहीं तो अदरवाइज इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे ऑक्सीकोडोन वगैरह हम सब इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर आपसे चर्चा करूं तो इसमें आपको ध्यान रखना है अगला ड्रग ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये वैसे कुछ हमारे ऑर्गेनिक में टॉपिक छूट भी रखे थे, तो ये छूटे हुए टॉपिक भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है, इसको हम जनरली एंटी डिप्रेशन ड्रग भी बोलते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी डिप्रेशन ये ड्रग होते हैं, और जनरली इसका यूज़ जैसे मेंटल इलनेस है किसी को, ठीक है, तो उसके देखो मेंटल इलनेस जो है जनरली इसे ये देखा जाता है बहुत ही मतलब गंभीर तरीके से इसे लिया जाता है कि भाई इसे जो है मेंटल इलनेस है। बट मेंटल इलनेस जनरली जरूरी नहीं है कि भाई देखो कोई भी इलनेस है मेंटल रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो शुरुआत होती है स्ट्रेस से, कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं। जैसे काफ़ी बच्चे हैं भाई अगले हफ्ते एग्जाम है, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो देखो इसका मेन कारण जो है ये स्ट्रेस ही होता है ना। तो अवॉइड करें थोड़ा सा स्ट्रेस को, और ख़ुद को थोड़ा सा रिलीफ भी दें। जैसे आज दिवाली है, ठीक है, थोड़ी देर हमने पढ़ लिया, बट थोड़ा सा आज एंजॉय भी करें, है ना। तो स्ट्रेस बेसिकली हमें नहीं लेना है, ठीक। और अगर कोई स्ट्रेस लेता है, ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फिर इनको ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह दिया जाता है, ठीक है। इसकी दवाइयाँ मैं जो हैं ड्रग्स वगैरह वो मैं लिखना नहीं चाहूँगा, बस आपको डायरेक्ट याद करना होता है। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछता है कि ट्रैंक्विलाइजर किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इतने सिंपल से प्रश्न आते हैं, और मुझे पता है काफ़ी बच्चे इस टॉपिक को छोड़ जाएंगे, तो छोड़ना नहीं है, इनको भी सीखना है, अपना ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर एंटी माइक्रोबियल्स, ये तो नाम से पता चल रहा है ना, माइक्रोब्स ना बने, तो एंटी माइक्रोबियल्स ये ध्यान में रखिएगा। एंटी माइक्रोबियल्स ऑब्वियस बात है, ऐसी दवाइयाँ होंगी जो क्योर करेंगी किससे, इन्फेक्शन से, टू क्योर फ्रॉम इन्फेक्शन। और आप सभी को पता है इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इन छोटे छोटे माइक्रोब्स के द्वारा ही इन्फेक्शन फैलता है, तो इनको हम एंटी माइक्रोबियल कहते हैं, ठीक है। ऐसे एंटी मलेरियल, ठीक है, नाम से पता चल रहा है मलेरियल, ठीक। तो जो हमें किससे क्योर करेगा, मलेरिया से क्योर करेगा, ठीक है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़, आपने इसका नाम सुना भी होगा, जनरल साइंस में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, क्लोरोक्विनोन, या मैं बेसिकली बोलूँ क्विनोन, ठीक है, क्विनोन। और जनरली यह प्रश्न भी पूछा गया है, जो क्विनोन एक दवाई है, एक ड्रग है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, ये एक पेड़ की छाल से निकलता है, उस पेड़ का नाम बताइए, या उस पेड़ की छाल का नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार जनरल साइंस में पूछा गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ चैप्टर चाहे बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, या ये आपका जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सभी चैप्टर के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये जनरल साइंस में भी बनते हैं। तो जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, बार्क है, नोट बुक, बार्क, बार्क मतलब पेड़ की छाल। तो किंगोना या चिंचोना ऐसे भी कह सकता हूँ, जो भी आपको उसका प्रॉपर अच्छा सा नाम लगता है, ठीक है, उससे इसको ध्यान में रखिएगा। और ये ऐसा बार्क है जिससे हमें क्विनोन, जो कि मलेरिया अगर होता है तो उसकी दवाई की तरह, उसकी प्राइमरी दवाई मैं कहूँ तो उसकी तरह इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, जो कि हम जानते भी हैं, काफ़ी बार डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं हमें, एंटीबायोटिक्स। अगर हल्की सी भी हमें जुकाम बुखार होता है तो डॉक्टर आजकल सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स उसमें लिख देते हैं, ठीक है। अगर मैं एंटीबायोटिक्स की बात करूं तो ये किस काम आते हैं बॉडी में। जैसे मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, बैक्टीरिया आ गए, मान लो किसी बैक्टीरिया से फीवर अगर हमें हो रहा है, तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वह दवाई काम करेगी, ठीक है। तो लिख देता हूँ, टू क्योर फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में यह काम करते हैं, जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक। और एंटीबायोटिक्स बहुत सारे दिए जाते हैं, जिसमें एक है कोलिस्टीन,
ठीक है। अच्छा, ये कोलिस्टिन जो एंटीबायोटिक है, इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट 2019 करीब में यह न्यूज़ का विषय भी बना था क्या कि इंडिया में पोल्ट्री फार्म वगैरह जो होते हैं, जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, हैंस वगैरह है ना, जनरली आप देखेंगे उसमें एग्स वगैरह जो फार्मर ये काम करते हैं, उनको देखते हैं कि भाई थोड़ा गंदगी वगैरह अगर वहाँ पे होती है तो जो मुर्गियाँ हैं या अंडे हैं वो अनहेल्दी हो जाते हैं। तो उनके लिए एक रेजिस्टेंस या बोलूँ उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट ना करे उन हैंड्स पे, उनके एग्स पे, वो हेल्दी रहें, तो कोलिस्टिन नाम का एक एंटीबायोटिक्स उनको दिया जाने लग गया। अब ये कोलिस्टिन एंटीबायोटिक्स है तो बहुत इफेक्टिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में काम तो करेगा, बट यह एक ऐसा आपका मान लीजिए एंटीबायोटिक है जिसको हमें बिल्कुल लास्ट, है ना, लास्ट मतलब अगर कहो ट्रीटमेंट के लिए कोई सा एंटीबायोटिक नहीं बचा है तो उसमें कोलिस्टिन वगैरह ऐसे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, बिल्कुल लास्ट सोर्स मान के चलिए। और एंटीबायोटिक जनरली इस तरीके से बॉडी में काम करते हैं कि भाई मान लो फर्स्ट टाइम आप एंटीबायोटिक लेते हो तो वो 100% काम करेगा, है ना, अगली बार अगर आप लोगे तो 80% ही काम करेगा। ये सब मैं कभी और डिटेल में बताऊंगा, बट एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। अगली बार लोगे तो और कम, मतलब उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट बॉडी में उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अपने आप को, आपको पता ही है, डे बाई डे अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, पर जब हम ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएंगे, मतलब किसी दवाई के मतलब कोई भी दवाई हम खा रहे हैं और वो दवाई हम पे, हमारी बॉडी पे काम ही नहीं कर रही है, इसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोलिस्टिन काम तो करती है, बट हम मानते हैं कि ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको लास्ट माइल में यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर उसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो क्या है, हमारी बॉडी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगी, कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन हमारी बॉडी में काम नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस कोलिस्टिन जो एंटीबायोटिक है इसका जो यूज़ वगैरह है उस पर थोड़ा सा रोक लगा दी। रोक नहीं कहूँगा, देखो बंद नहीं करा है, बैन नहीं कहूँगा, रोक लगा दी है, लिमिटेड यूज़ इसका कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जनरली है क्या है, अगर ड्रग रेजिस्टेंस पहले तो जिन एनिमल को दिया जा रहा है, चाहे वो हैन हो गई, चाहे वो एग्स हो गए, है ना, अगर उनको ये एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, पहली बात तो उनकी बॉडी ड्रग रेजिस्टेंस होगी। फिर मान लीजिए उनकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको इफेक्ट करता है तो ऑब्वियस बात है ह्यूमन जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं उनकी बॉडी को भी वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ जी, तो आगे देखते हैं, एक मिनट दीजिएगा बस। चलिए, तो आपको मैं कुछ और ड्रग्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ जो कैंसर थेरेपी में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं और ये एनसीईआरटी में हमें मेंशन भी हैं, जैसे सिस्प्लेटिन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, सरल हैं और जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि भाई कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं। तो सिस्प्लेटिन हो गया, टेक्सोल हो गया, ये क्या है, कैंसर थेरेपी में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही एड्स, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जनरली आपको पता है ये वायरल ड्रग है ना, वायरस के द्वारा होता है और जनरली वायरस के लिए अभी कोई ऐसा इफेक्टिव ड्रग नहीं होता है, हालांकि रिसर्च चल रही है। आप जीएस में आपको पढ़ाऊंगा भी, जनरल साइंस में यह टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि किस तरीके से अगर वायरस में आरएनए या डीएनए मौजूद है तो उसके आरएनए डीएनए या कोई भी उसका स्पाइक प्रोटीन है उसको हम किस तरीके से हटाते हैं, या उस स्पाइक प्रोटीन में कोई ऐसी चीज़ अटैच कर देते हैं ताकि वो वायरस जो है एक वायरस की तरह ना काम करके एक मेडिसिन की तरह काम करे, है ना। तो ये सब जनरली इस तरीके से हम टेक्नोलॉजीज़ का अब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ इस तरह की हमारे पास इवॉल्व हो गई हैं। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर आपने कार टी सेल जिसमें ल्यूकीमिया वगैरह होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी, मतलब साइंस ऑब्वियस है, टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी इसमें रिसर्च चल रही है और जनरल साइंस में मैं वो सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा भी। बट फिलहाल एड्स जो है एक वायरल आपका इन्फेक्शन है और जनरली वायरस जो होता है वो अपने आप को क्या करता है, इवॉल्व करता है। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए एक मैं आपको ड्रग बता देता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशंस हैं, तो एनसीईआरटी से ही देखो क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें ध्यान में रखना है आपको एजिडोथाइमर्डिन। ठीक है, ये एक ड्रग है जो क्या करेगा, देखो इसका क्योर तो नहीं हो सकता बट हाँ इसके बढ़ने के रेट को थोड़ा कांस्टेंट कर देगा या स्लो कर देगा, ये काम यह दवाई कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक, और चलिए कट कीजिएगा, पेज ऐड कर लूँ। हाँ जी, इसके अलावा एंटासिड्स और नाम से पता चल रहा है एंटी एसिड, है ना। अगर मान लीजिए हम कुछ ऑयली फूड खाते हैं तो उस ऑयल को पचाने के लिए
हमारी बॉडी एसिड बनाती है, ठीक है, और जब ये एसिड अधिकता में बनता है जिसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं, ठीक है, हाइपर एसिडिटी कहते हैं, तो हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिड ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए, उसके विपरीत में काम करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं, ठीक है। और उसमें एक बहुत फेमस एंटासिड आप सभी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसके बारे में तो हम क्लास 10 से पढ़ने पा रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जनरल साइंस का क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है, और हमारे सिलेबस का टॉपिक तो है ही, प्लस जनरल साइंस का भी ये टॉपिक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक। अच्छा, हाइपर एसिडिटी से 2-4 बातें और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर एसिडिटी जनरली बनता कैसे है, तो एक बॉडी में केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हिस्टामाइन, ठीक है, या हिस्टामाइन कह लो उसे। तो हिस्टामाइन एक केमिकल होता है और ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह केमिकल बॉडी में सिक्रेट करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, एक तो पेप्सिन एंजाइम को, ठीक है, एक तो पेप्सिन एंजाइम को यह बनाता है, प्लस साथ में यह जो बॉडी में HCl है ना, उसकी मात्रा को यह कंट्रोल करता है। कौन, हिस्टामाइन, ठीक है। तो ये हिस्टामाइन बॉडी में नेचुरली ऑब्वियस है, केमिकल है, बॉडी में रहता ही है, और यह एक तरह का मान लीजिए आपका अमाइनो एसिड है ना, या प्रोटीन कह लो उसे बेसिकली, ठीक है। यह एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन सिक्रेट करता है पेप्सिन और कंसनट्रेटेड HCl जैसे एंजाइम्स को, एसिड को या पेप्सिन एंजाइम को। तो जो हिस्टामाइन है बेसिकली बॉडी में ऑब्वियस है, जब केमिकल इम्बैलेंस होता है तो हिस्टामाइन जैसे जो केमिकल बनने लगते हैं जिससे हाइपर एसिडिटी, क्योंकि HCl पे यह कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो हाइपर एसिडिटी की जिनको प्रॉब्लम होती है ना, उनकी बॉडी में कुछ भी खाया, हल्का सा खाया, चाहे वो उबला हुआ खाना खाएं, तो उनको उससे भी एसिडिटी हो जाती है। बेसिकली देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी के शिकार हो गए, ठीक है। तो हाइपर एसिडिटी ना हो, फिर उनके ऑब्वियस बात है उनको बार बार इनो लेना पड़ता है ना, और ऑब्वियस बात है ज़्यादा एसिडिटी होती है तो फिर उससे और भी बीमारियां, है ना, हार्ट्स वगैरह की बीमारी, ये सब भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए उसके क्योर में एक ड्रग लिया जाता है। ये ड्रग आप ध्यान में रख सकते हो, बुक में ही ये गिवन है, NCERT में गिवन है, ठीक है, साइटेमिडीन। यह ड्रग दिया जाता है जो क्योर करता है इस हाइपर एसिडिटी को, ठीक है, हाइपर एसिडिटी को यह क्योर करता है। तो एसिडिटी जनरली बनती है, इनो वगैरह ले लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं, काम बन जाता है। बट जब हाइपर एसिडिटी होती है, क्यों होती है, H फॉर हाइपर और H फॉर हिस्टामाइन, ठीक है। तो हाइपर एसिडिटी हिस्टामाइन से होती है, और अगर यह होती है तो किस तरह का ड्रग दिया जाता है जिसमें साइटेमिडीन मौजूद हो, ठीक है। और भी कुछ एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, से इरेज कर देता हूँ, ठीक। तो कुछ और भी एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हैं, ये भी आप ध्यान में रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक मिनट दीजिएगा, चल जा भाई, क्या हो गया, अरे भाई चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट दीजिएगा, पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ जी, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है, हालांकि इतना डीप में नहीं पूछेगा कि एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स क्या है, बट हाँ पूछ सकता है कि इनमें से हाइपर एसिडिटी का कारण कौन सा प्रोटीन है या कौन सा बॉडी में केमिकल है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर थोड़ा सा और डीप में जाएगा तो इतना ही पूछेगा कि एंटी हिस्टामाइन ड्रग क्या होगा, बट क्वेश्चन यही होता है कि हमें तो ये भी नहीं पता होता कई बार कि हिस्टामाइन ड्रग क्या है, ठीक है। तो इसमें ब्रोमोफेनामाइन हो गया, इसमें एक ड्रग आपका, और दूसरा आप याद करना चाहो तो टरफेंडाइन हो गया। ये चीज़, ये दो ड्रग आप जो है यहाँ पे ध्यान में कर सकते हो, ठीक है। एंटी हिस्टामाइन ड्रग ब्रोमोफेनामाइन हो गया और टेरिफेनाइडाइन हो गया। और यहाँ से एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रोमो या हेलो जितने भी फिनो वाले कंपाउंड होंगे, हेलोफिनो, देखो उसको याद करने का तरीका, ठीक है, हेलोफिनॉल वाले जितने भी कंपाउंड होंगे ये सारे एंटी हिस्टामिन ड्रग होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हेलो मतलब जिसमें आपको ब्रोमो मिल गया, क्लोरो मिल गया, आइडो मिल गया, जनरली यही तीन होंगे, ठीक है, या तो क्लोरो होगा या ब्रोमो होगा या आइडो होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, हाइपर एसिडिटी होती है तो उसके क्योर में कुछ ड्रग हैं, ध्यान में रखना है। एक तो साइमिडीन हो गया या फिर ब्रोमो जैसे कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। इतने ड्रग याद नहीं करने होते, बस दिमाग में एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है कि हाँ ऐसा कोई चलता फिरता क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। चलिए
इसके अलावा आपको कुछ एंटीसेप्टिक्स भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और एंटीसेप्टिक्स ये तो सब हम जानते हैं, डिटॉल वगैरह, ठीक है। तो जो सेप्टिक फैलने से रोकेगा उसको हम एंटीसेप्टिक कहेंगे, ठीक है। और इसमें आप दुनिया भर के एग्जाम्पल जानते हो, डेटॉल वगैरह ये सब, ठीक है। और जैसे सोफ्रामाइसिन, ये एनसीईआरटी में गिवन है। सोफ्रामाइसिन ये दवाई तो लगभग हम सभी ने सुनी होती है और कई बार हमने जो है ये यूज़ भी किया होता है, सोफ्रामाइसिन वगैरह, ठीक है। हालांकि आपने देखा होगा, अगर न्यूज़ वगैरह आप सुनते हैं कि गवर्नमेंट जो है सोफ्रामाइसिन जैसे ड्रग्स को इन्होंने सोचा था कि बैन करेंगे, हालांकि ये परमानेंट अभी बैन नहीं हुई है, बट इसको बैन के कगार में डाला गया था, ठीक है। सोफ्रामाइसिन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और, ये तो आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडीन का टिंक्चर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये क्या होता है? आप नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं इसमें आयोडीन एज अ कंपोनेंट होगा, ठीक है, जिसमें आयोडीन 2 से 3% होता है, प्लस अल्कोहल होता है, ठीक है, प्लस अल्कोहल होता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो अल्कोहल को अपनी चोट पे लगा लेते हैं, है ना। और नमक वगैरह मिलता है या कहीं पे लैब में होते तो आयोडीन वगैरह मिलता है, तुरंत आयोडीन और अल्कोहल जो है वहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। ये काम करता है जनरली जो पेन है उसको रिलीव करने का, और जो घाव है उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सेप्टिक वगैरह ना फैल जाए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर इफेक्ट ना करें, तो उसमें ये हेल्प करता है। और आयोडीन यहाँ पे लिया है तो ध्यान रखना है कि आयोडीन और इसकी द्वारा बनने वाली दवाइयाँ, जैसे आइडोफोम हो गया, आइडोफोम याद है, आइडोफोम रिएक्शन हमने पढ़ी थी कैसे ग्रुप को पहचानने के लिए, आपके एल्डिहाइड या कीटोन पे एसीटो ग्रुप हैं उसको पहचानने के लिए हमने आइडोफोम रिएक्शन भी पढ़ी थी, ठीक है। और यहाँ पे आइडोफोम ये भी ध्यान रखना है कि अगर घाव वगैरह कहीं हो जाते हैं, ठीक है, उसको भरने के लिए जो है आइडोफोम वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। एक और एंटीसेप्टिक जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ये बोरिक एसिड, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बोरिक एसिड H3BO3 कह लीजिए, ठीक। और ये बोरिक एसिड जो है अगर आइज़ वगैरह में मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइज़ वगैरह में अगर यूज़ हो गया तो उसमें एज एन एंटीसेप्टिक का हम इसका घोल जो है एंटीसेप्टिक में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे एंटीसेप्टिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी में मेंशन भी हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स जो एंटी फर्टाइल के लिए यूज़ होते हैं, या एंटी फर्टिलिटी कहते हैं इसे, ठीक है। और एंटी फर्टिलिटी ड्रग वो होते हैं जो, एक मिनट रुक जाइएगा, वाई ये क्यों नहीं लिख पा रहा, अच्छा ओके। तो एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग होते हैं आप सभी को पता है, ये बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, इसके लिए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपको 2 कॉमन ड्रग ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और जनरली इसके लिए आपको पता ही है सिंथेटिक ड्रग्स, बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, ठीक, बहुत सारे सिंथेटिक ड्रग्स हैं, और ध्यान में रखना है एक तो एस्ट्रोजन, ठीक है, इनसे बनाई जाती है दवाई, ठीक है। एस्ट्रोजन तो जनरली बॉडी में बनने वाला एक केमिकल है, ठीक। और दूसरा जो है यह है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनसे मिलकर आपके जो हैं सिंथेटिक एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बनाए जाते हैं। और जनरली एस्ट्रोजन हो गया या प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये बॉडी में बनने वाले केमिकल हैं। तो एक जो मान के चलिए सिंथेटिकली प्रोस्टेजन का एक सिंथेटिक अगर आप कहो एक ड्रग जो बनाया जाता है वो इस नाम से देखने को मिलता है, नोविट्रॉल, ठीक है। अब आप कहोगे सर इतनी दवाइयाँ हैं कैसे याद करें, मत याद कीजिए, बस इतना तो याद कर सकते हैं कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग ये तो जनरली सबको पता ही है कि हाँ ये यूज़ किया जाता है बर्थ कंट्रोल के लिए। और हाँ, एस्ट्रोजन वगैरह और प्रोजेस्टेरोन वगैरह ये ऐसे ड्रग हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। इससे ही क्वेश्चन बनेगा। ये तो मैं बिल्कुल एक्सट्रीम में बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में इतना डीप में दे रखा है कि भाई जो प्रोजेस्टेरोन है ये बॉडी में बनता है और हम सिंथेटिकली मैन मेड के द्वारा इसके जैसा ही बनने वाला ड्रग जो कि नोविट्रॉल नाम से आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रख पाते हैं, अच्छी बात है, ये बिल्कुल डेप्थ में है, अदरवाइज आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि उसमें कौन किस किस से ड्रग्स बनाए जाते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से बनाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट भी होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, ठीक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले
एस्पर्टेन, ठीक है, एस्पर्टेन, ठीक। तो एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको पेन को चेंज कर लूँ, आई थिंक ये आंखों पे ज़्यादा चुभेगा। तो एस्पर्टेन जो है ये शुगर जो है उससे लगभग 100 टाइम्स, ऐसे करके लिख देता हूँ, 100 टाइम्स ज़्यादा शुगर इसमें मौजूद होता है ना। मिठास अगर देखी जाए तो एस्पर्टेम जो है इसमें ज़्यादा मिठास देखने को मिलती है चीनी से, लगभग 100 गुना ज़्यादा, ठीक है। फिर सैकरिन, ये तो शायद मैंने क्वेश्चन कराया भी था। सैकरिन जिसमें चीनी से लगभग 500 से 550 गुना ज़्यादा मिठास होती है, ठीक है। इसके अलावा सुक्रेलोज हो गया, ठीक है, सुक्रेलोज हो गया। अगर इसको देखा जाए चीनी से ये लगभग 600 टाइम्स, ये टाइम्स ही है तो 600 गुना ज़्यादा ये मीठा देखने को हमें देखने को मिलता है। और एक है एलिटेम, अगर ये देखा जाए तो ये चीनी से लगभग 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है, ठीक। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है कि इनमें से कौन सा एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये 4 एनसीईआरटी में मेंशन है, तो एटलीस्ट ये 4 तो ध्यान में रखेंगे। बाकी शुगर, कार्बोहाइड्रेट में आपने डिफरेंट टाइप के शुगर्स पढ़े हैं, बट मैं यहाँ पे उन शुगर्स की आपसे बात कर रहा हूँ जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो सैकरिन है ये चीनी से देखो 500 से 550 गुना ज़्यादा अधिक मिठास है, बट इसी सैकरिन का यूज़ किया जाता है जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट आते हैं, लाइक आपने देखा होगा डायबिटीज़ में बहुत सारे वो आते हैं एंटी डायबिटिक जिसे आप कहते हैं ना, पिल्स वगैरह, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जबकि डायबिटिक को स्वीटनिंग स्वीट्स वगैरह नहीं दी जाती हैं, पर जनरली उनको आर्टिफिशियल जो स्वीट्स दी जाती हैं वो सैकरिन से ही बनती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सैकरिन से बनती हैं, सुक्रेलोज से बनती हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे, एक मिनट दीजिएगा, पेज सेलेक्ट करते हैं। हाँ, तो आगे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, ये भी ध्यान में कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर अगर आप अपना चेक करेंगे तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फूड में यूज़ किए जाते हैं, मतलब ऑब्वियस बात है, आप सभी को पता है खाना जो हमारा फूड होता है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। और ऑयली फूड है तो आप सभी को पता है रेंसिडिटी उसमें हो जाती है ना, रेंसिडिटी हो जाती है। और नॉर्मल फूड है, जैसे आपने देखा होगा सेब है कटा हुआ रख देते हैं, बनाना है कटा हुआ रख देते हैं, सेम ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है जो उन सभी का ऑक्सीडेशन कर देती है, ठीक है। तो उन सब का ऑक्सीडेशन कर देती है। अब हम चाहते हैं हमारा खाना ऑक्सीडाइज ना हो। सेब है, वो आपने देखा कटा हुआ सेब धीरे धीरे ब्राउन पड़ने लगता है, बनाना काटते हो ब्राउन पड़ने लगता है, या कोई भी फ्रूट आप काटते हो तो जनरली ब्राउन होने लगता है। वाई? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब हम चाहते हैं कि उस फूड का ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, याद कर लो उसे तो अच्छे से। एक तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ध्यान में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स डायरेक्ट आते हैं तो BHA से इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और दूसरा सेम ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, एक है टोल्यूइन, ठीक है। एनिसोल और टोल्यूइन ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी, इसे क्या कह सकता हूँ, HT, ठीक है। तो BHA BHT अगर आता है एग्जाम में ध्यान में रखिएगा, दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एनसीईआरटी में मेंशन है डायरेक्ट, और एनसीईआरटी से यहाँ प्रश्न बनता है। प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इनमें कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। या फिर BHT BHA किसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे और भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे वाइन हो गया, ठीक है, या फिर बियर हो गया, इसमें भी इनका ऑक्सीडेशन ना हो जाए तो इसमें क्या करा जाता है, इसमें या तो शुगर की मात्रा बढ़ाई जाती है या फिर इसमें सल्फ़र ऐड किया जाता है ना, सल्फ़र ऐड कर दिया जाता है। ध्यान में रखना, या तो शुगर की मात्रा हल्की सी बढ़ा दी जाएगी या फिर सल्फ़र ऐड किया जाएगा। और आपको पता है बहुत सारे जो भोजन होते हैं उसमें नमक की मात्रा बढ़ा दी जाती है ना, ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो सके, ठीक है, और वो फूड में एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क कर सकें, ठीक है। तो नमक भी एक नेचुरल आपका जो है एंटीऑक्सीडेंट, या मैं बोलूँ आपका जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है उसकी तरह भी काम करता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो इतने ही अगर आप ड्रग्स के बारे में याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ड्रग्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर क्वेश्चन आता है या मिलता जुलता कोई क्वेश्चन हमें दिखता है तो हम वो कर लेंगे। बस ये है, रिवीजन कीजिएगा, बस इतना ही। देखो ये पूरे चैप्टर का एक आपके सामने क्रिस्प है, 16 पन्नों का चैप्टर है, मुश्किल से 5, 6, 8 पन्नों के इसमें स्लाइड में आप इस बात को समझ गए, और आधे पन्ने में या एक पन्ने में इस चैप्टर के नोट्स भी आपके प्रिपेयर हो गए, ठीक है। लास्ट टाइम क्विक रिविजन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। अब इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है इसमें यह है क्लिनजिंग एक्शन, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, क्लिनजिंग एक्शन हो गया, ठीक। अब क्लिनजिंग एक्शन कौन करता है साफ सफाई, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स। क्या यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट्स। इन डिटर्जेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हो गया सोप्स और दूसरा डिटर्जेंट का टाइप खुद ही डिटर्जेंट हो गया, ठीक है। डिटर्जेंट्स हो गया जिसको हम आर्टिफिशियल डिटर्जेंट्स भी कह सकते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लिनजिंग एक्शन मतलब किसी भी चीज़ को हम साफ़ कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं से ऑयल वगैरह है ना, उनके दाग वगैरह अगर हटाने हैं तो हम क्लिनजिंग एक्शन डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सोप्स वगैरह, ठीक है, या फिर डिटर्जेंट वगैरह। तो वन बाय वन जानते हैं क्या है सोप्स, ठीक है। सोप्स की कैटेगरी में हम किसको रखते हैं और डिटर्जेंट की कैटेगरी में हम किसको रखते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले सोप के बारे में। तो एक कंपाउंड मैं बनाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ये कंपाउंड आ गया तो कंपाउंड भी देख के पहचानना है, ठीक है। इस कंपाउंड को पहले मैं बना के दिखा देता हूँ। तो C डबल बॉन्ड हो C17H35, आगे CH2, फिर यह है O और यह है C डबल बॉन्ड O, यह है C17H35, ठीक है। और यह है, आप सभी को बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने ग्लिसरल के बारे में बताया था, ग्लिसरल एल्डिहाइड के बारे में बायोमोलिक्यूल्स में बताया था। तो वही देखो ग्लिसरल का कितना यूज़ है ना। अब ये ग्लिसरल का ईस्टर ले रहे हो, ग्लिसरल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड। अब सर व्हाट इज स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड क्या होता है ये भी ध्यान में रखना। तो C17 जो आप ये ले रहे हो C17H35 COOH, इसको हम स्टेरिक एसिड कहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सोप जनरली किसके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, है ना, किसका हाइड्रोक्साइड होता है, वो स्टेरिक एसिड का होता है। कैसे होता है उस पर भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो ये ग्लिसरल ईस्टर लिया स्टेरिक एसिड का, इसकी रिएक्शन हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH से कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो मिलेगा इथाइल, आपका ये ग्लाइकोल है ना, ग्लाइकोल ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल होते हैं, ठीक है, नॉट ग्लाइकोल, इट इज ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल होगा। आपका ग्लाइकोल 2 कार्बन वाला होता है जिसमें अगल बगल में OH लगे होंगे, 3 कार्बन जिनके अगल बगल में OH लगे होंगे वो ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा C17H35 C डबल बॉन्ड O ONA, ठीक है। तो ये है आपका सोडियम स्टीरेट, और सोडियम स्टीरेट यही आपका होता है सोप, यही होता है हमारा सोप साबुन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो स्टीरिक एसिड है, इस स्टीरिक एसिड की यदि आप डायरेक्ट रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है, या फिर KOH के साथ कराते हैं, तो होगा क्या, यहाँ से H और यहाँ से OH इस H को ले जाएगा, H2O निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, और यहाँ कार्बोक्सिलेट पे माइनस आएगा, उस माइनस को स्टेबल करने के लिए प्लस आ जाएगा। तो साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम स्टीरेट होता है या पोटेशियम स्टीरेट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज़ और, ये ग्लिसरल ईस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड क्या होता है, ये आपके फैट्स या ऑयल होते हैं। क्या होते हैं? फैट या ऑयल। अब ये साबुन बनाए कैसे जाते हैं? फैट्स या ऑयल से ही बनाए जाते हैं। आपने देखा है कि भैया एक जो, अगर आप कोई लोकल साबुन लो, या लोकल का मतलब मैं कहूँ 10 रुपये वाला, लोकल नहीं कहूँगा कम MRP वाला, अगर आप साबुन लेते हैं उतने ही ग्राम का साबुन आपको 10 रुपये में मिल रहा है, और पियर्स वगैरह का लेते हैं उतने ही ग्राम का साबुन आपको 47, 48, 50 या 40 रुपये में मिल रहा है। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है, उनमें यूज़ होने वाले फैट अगर अच्छे अमाउंट का यूज़ हो रहा है, मतलब अच्छी क्वांटिटी का यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग ऑलिव ऑयल से साबुन बना रहे हैं, है ना, लिखा आता है उसमें, काफ़ी लोग लिखा आता है कि मिल्क फैट से वो बना रहे हैं, ठीक है, जैसे डव वगैरह हो गया। तो डिपेंड करता है कि फ़ैट कैसा लिया है। फैट जिस क्वालिटी का होगा उसी क्वालिटी का वो सोप होगा, और उसी क्वालिटी का उसका ऑब्वियस बात है प्राइस होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, फैट या ऑयल, इनसे ही हम सोप्स बनाते हैं बेसिकली, ठीक। तो ऑब्वियस बात है, उसी फैट या ऑयल से हमें ग्लिसरॉल मिला, इसी से हम ग्लिसरीन वगैरह बना देते हैं, और दूसरा मिला सोडियम स्टीरेट, जो कि हमारा सोप एज अ सोप यूज़ होता है। तो सिंपली कैसे बनेगा? स्टीरिक एसिड से बनेगा। स्टीरिक एसिड में NaOH डालो या KOH डालो, ठीक है, जैसे यहाँ देखो मैंने NaOH डाला है। अब इसी प्रोसेस को जिसमें हम साबुन बना रहे हैं, इसी को हम सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, सैपोनिफिकेशन। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। सैपोनिफिकेशन क्या है कि भैया अगर आप फैट या ऑयल से बेस की प्रेजेंस में, चाहे वो NaOH है चाहे वो KOH है, उसकी प्रेजेंस में यदि आप जो साबुन बना रहे हैं, सोडियम स्टीरेट बना रहे हैं, C17H35 COONA बना रहे हैं, इसी को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं।
तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये पॉइंट हैं जो हमें नोट करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि जैसे हम स्किन है, अब हमने ये तो देख लिया कि साबुन में सोडियम या पोटेशियम का स्टीरेट है, बट स्किन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रेफरेबल कौन सा यूज़ करते हैं, तो पोटेशियम का सॉल्ट यूज़ करेंगे या सोडियम का, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मैंने पोटेशियम को के से भी लिख दिया, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट रफ कर देता हूँ और इसको अच्छे से मैं लिख देता हूँ। तो हमारे पास अगर मैं आपसे बात करूं, 1 मिनट दीजिएगा, बस इसको इरेज करूं। एक तो आज लैपटॉप ने गड़बड़ कर दी है, इसलिए कल भी क्लास में नहीं ले पाया, कल दिन भर इसी के पीछे लगा रहा और मुझे लगता है अब कुछ टाइम तक इससे ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं जाके इसको दिखा सकूं। तो क्लास थोड़ी सी इससे ही लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा अनइवन क्लास चल रही होगी, बट इस चीज़ को इग्नोर करके आप अपने टॉपिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा सा इसको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सिलेबस और ऑर्गेनिक का लगभग ये सिलेबस मैंने करा दिया। अब जितने भी टॉपिक लाऊंगा, चाहे वो इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में लेके आऊँगा, ठीक है। और उसमें ही आपको जैसे हमने देखा था शुरू में हमने क्लास की शुरू करी थी, वैसे ही वो टॉपिक करा दूंगा। ये कुछ वो टॉपिक थे ना जो बच्चों छूट गए थे, ठीक है। और इनको छोड़कर अगर मैं MCQs इनके डायरेक्ट करा दूँ तो मुझे नहीं लगा कि मैं अच्छे से रिवीजन करा पा रहा हूँ, तो इसलिए पहले मैंने सोचा एक छोटा सा रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन लेके चलूँ, फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्किन में क्या बता रहा हूँ कि जो पोटेशियम का सॉल्ट आपका ये सोप है, पोटेशियम सोप जो है, ठीक है, या मैं बोलूँ पोटेशियम स्टीरिक एसिड, ठीक है, ये पोटेशियम स्टीरिक एसिड जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़्यादा अच्छे हैं देन द सोडियम सोप्स, ठीक है। सोडियम सोप से यह ज़्यादा इफेक्टिव है। तो NaOC डबल बॉन्ड O C17H35, ये है माइनस, Na पे है प्लस, ये है माइनस और K पे है प्लस। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सरल सा फंडा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो बॉडी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव या स्किन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव सोप कौन से हैं, तो आप सभी जानते हैं वो हमारे पोटेशियम सोप हैं, ठीक है। अब सोप की कहानी क्या है, सोप तो हमने समझ लिया कैसे बनता है, क्या होता है। अब सोप जो है ये कभी भी ना हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाता है, हार्ड वाटर में सोप कभी भी काम नहीं कर पाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है जनरल साइंस का कि हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर में जनरली कैल्शियम और EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इसके कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, या फिर मैग्नीशियम के इसके साथ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आपको जो है हार्ड वाटर में दिखाई देंगे, ठीक है, जिनकी वजह से हम कहेंगे ये पानी जो है हार्ड वाटर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर नहीं है, ठीक है। डिस्टिल वाटर भी आपको पता होना चाहिए। डिस्टिल वाटर वो होता है जिसमें कोई भी मिनरल एसिड नहीं होगा, केवल उसमें जल होगा, H2O होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है मिनरल एसिड,